नमस्ते और स्वागत है द डीप डाइव्स की इस खास बातचीत में। आज हम एक ऐसे विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसे हम सब जानते हैं, या यूं कहें कि हमें लगता है कि हम जानते हैं। विषय है संज्ञा। हाँ, ये वो शब्द है जिसे सुनते ही स्कूल की क्लास याद आ जाती है। ब्लैक बोर्ड और वो रटी रटाई परिभाषाएं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान। या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं वो इस परिभाषा से बहुत आगे जाते हैं। आज का हमारा मिशन सिर्फ उस परिभाषा को दोहराना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि संज्ञा के पीछे के तर्क को, उसके असली ढांचे को समझना है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुनिया की हर चीज को नाम देने का ये सिस्टम काम कैसे करता है। और इसमें कुछ बहुत दिलचस्प पहेलियां भी हैं, जैसे संज्ञा के प्रकार असल में 2 है, 3 है या 5। हाँ, ये हमेशा उलझाता है। और सबसे जरूरी बात, जब हमें कोई शब्द दिया जाता है तो हम कैसे पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है। आज हम कुछ ऐसे अनोखे नियम और टेस्ट सीखने वाले हैं जो शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, तो चलिए इस भाषाई सफर की शुरुआत करते हैं। पहला विचार ही बहुत गहरा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, जिसका कोई अस्तित्व है, वो एक संज्ञा है। सब कुछ। मतलब ये माइक, ये कमरा, हवा, आवाज, यहाँ तक कि हमारा ये विचार कि हम बात कर रहे हैं, ये सब संज्ञाएं हैं। तो चुनौती ये नहीं है कि संज्ञा क्या है। चुनौती ये है कि ये कौन सी वाली संज्ञा है। एकदम सही। और यहीं से असली विश्लेषण शुरू होता है। अगर हम सारी संज्ञाओं को 2 बड़े हिस्सों में बांटना चाहें तो स्रोत एक बहुत ही सुंदर तरीका बताता है। 2 हिस्से? हाँ, मूल रूप से संज्ञा के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं। पहला है यथार्थवाचक और दूसरा है भाववाचक। यथार्थवाचक मतलब जो यथार्थ में हो, वास्तविक हो। इसका मतलब वो सारी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बिल्कुल। यथार्थवाचक का सीधा सा मतलब है दृश्य। वो हर चीज जिसका कोई भौतिक रूप है, जो जगह घेरती है, जिसे देखा जा सकता है। जैसे पेन, गाड़ी, इंसान। पहाड़, नदी, शहर, ये सब यथार्थवाचक है। और भाववाचक इसका ठीक उल्टा होगा, अदृश्य। वो चीजें जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। एकदम सही। खुशी, दुख, ईमानदारी, बचपन, गर्मी, प्यार, ये सब भाववाचक है। इनका कोई अपना रंग रूप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता। स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है जो उस फर्क को हमेशा के लिए साफ कर देता है। हाँ, वो वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने वो पढ़ा और वो दिमाग में छप गया। आपने चाचा श्यामलाल को देखा है, उनकी ईमानदारी को नहीं। है ना? आप श्यामलाल जी से हाथ मिला सकते हैं, पर उनकी ईमानदारी से हाथ नहीं मिला सकते। वो कोई चीज नहीं है। या फिर आपने अपनी मौसी के लड़की का खुश चेहरा देखा है, उसकी खुशी को अलग से निकाल कर नहीं देख सकते। खुशी तो चेहरे पर आने जाने वाला एक भाव है, वो कोई वस्तु नहीं है। यही यथार्थ और भाव का सबसे बड़ा अंतर है, दृश्य और अदृश्य। तो अगर हम इस नजरिए से देखें तो व्याकरण की वो 5 संज्ञाएं जो हमने पढ़ी थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक, ये सभी यथार्थवाचक के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि ये सब दिखाई देती हैं। दिल्ली शहर दिखाई देता है, गाय दिखाई देती है, सोना दिखाई देता है और सेना भी दिखाई देती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो ये चारों के चारों दृश्य हैं। हाँ, इसलिए ये सब यथार्थवाचक का हिस्सा है। और भाववाचक अपनी अदृश्य प्रकृति के कारण एक अलग श्रेणी है। इस एक वर्गीकरण से ही संज्ञा का पूरा नक्शा साफ होने लगता है। और ये हमें उस सबसे बड़ी उलझन पर ले आता है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 2, 3 या 5? स्कूल में हमें 5 पढ़ाया गया, कई आधुनिक किताबें 3 बताती हैं, और अभी हमने 2 की बात की। तो सच क्या है? सच ये है कि ये तीनों ही आंकड़े अपने अपने संदर्भ में सही हैं। ये व्याकरण के विकास का सफर है। अच्छा। जैसा कि हमने अभी चर्चा की, मूल रूप से सिर्फ 2 प्रकार हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक। ये सबसे मौलिक वर्गीकरण है। ठीक है, ये तो हुआ दार्शनिक स्तर पर, लेकिन व्यवहारिक व्याकरण में? प्राचीन हिंदी व्याकरण के अनुसार 5 भेद माने जाते थे: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। ये वही पारंपरिक वर्गीकरण है जो हम सबने पढ़ा है। जी। तो फिर ये 3 वाला सिद्धांत कहाँ से आया, और उसने किन 2 को हटा दिया? यह आधुनिक हिंदी व्याकरण का दृष्टिकोण है। आधुनिक भाषावेद मानते हैं कि मुख्य रूप से 3 ही भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो उन्होंने पदार्थवाचक और समूहवाचक को हटा दिया? हटाया नहीं, यूं कहें कि उन्होंने इन दोनों को जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद मान लिया। अच्छा, तो उनका तर्क ये है कि पदार्थ और समूह भी एक तरह की जाति ही हैं।
जरा ये समझाइए। उनका तर्क बहुत सीधा है। जातिवाचक संज्ञा का मतलब है जो अपनी पूरी जाति का बोध कराए। जैसे लड़का। ठीक है। अब सोना भी तो अपने जैसे सभी सोने का बोध कराता है, तो ये भी एक तरह की जाति हुई, धातु की जाति। इसी तरह सेना शब्द भी दुनिया की सभी सेनाओं का बोध कराता है। ये भी एक तरह के समूह की जाति हुई। इसलिए उन्होंने इन दोनों को जातिवाचक के बड़े दायरे में शामिल कर लिया। ये तो बहुत तार्किक है, लेकिन इससे एक व्यावहारिक समस्या खड़ी होती है। अगर किसी परीक्षा में यह सवाल आता है तो जवाब क्या लिखना चाहिए, 3 या 5? स्रोत इस पर एक बहुत स्पष्ट निर्देश देता है। अगर सवाल में कोई संदर्भ नहीं दिया गया है, मतलब ये नहीं पूछा कि आधुनिक या प्राचीन व्याकरण के अनुसार बताएं, तो मानक उत्तर 5 ही माना जाएगा। पारंपरिक वर्गीकरण को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। ये जानकारी बहुत काम की है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मददगार हैं। स्रोतों में इन संज्ञाओं को पहचानने के लिए कुछ बहुत ही अनोखे और आसान नियम दिए गए हैं। हाँ, ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, ये एक तरह के टेस्ट हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन से शुरू करते हैं। अगर तीनों पूरी होती हैं तभी वो शब्द व्यक्तिवाचक होगा। पहली शर्त वो दृश्य होगी, यानी दिखाई देगी। दूसरी शर्त वो हमेशा एक वचन होगी, आप उसका बहुवचन नहीं बना सकते। रुके, ये दूसरा नियम दिलचस्प है। ताजमहल का बहुवचन ताजमहलों नहीं होता, ये समझ आता है, लेकिन अगर किसी का नाम राहुल है तो एक क्लास में 4 राहुल हो सकते हैं। अच्छा सवाल है। तब हम राहुल को व्यक्तिवाचक कैसे कहेंगे? वो तो अकेला नहीं हुआ। बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर तीसरा नियम काम आता है। अच्छा। तीसरी शर्त है कि वो दुनिया में विशेष और अपने आप में अकेली होगी। जब हम राहुल कहते हैं तो हम किसी एक खास राहुल की बात कर रहे होते हैं, जिसका अपना एक परिवार है, अपनी एक पहचान है। मतलब उस नाम के और लोग हो सकते हैं, पर वो व्यक्ति तो एक ही है। बिल्कुल, वो वाला राहुल तो एक ही है। इसी तरह गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वह एक विशेष नदी का नाम है। ठीक है, तो नियम है दृश्य हो, एक वचन हो और दुनिया में खास हो। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा पर, कॉमन नाउन। इसके नियम क्या हैं? इसके भी 3 नियम हैं, और ये व्यक्तिवाचक से तुलना करने पर और साफ हो जाते हैं। पहला नियम, यह भी दृश्य होगी। ठीक है। दूसरा नियम, और ये सबसे बड़ा अंतर है, इसका बहुवचन बन सकता है। लड़का से लड़के, नदी से नदियां, शहर से शहर। और तीसरा नियम, जो मुझे लगता है कि इसका सार है, वो है जिसके जैसे और हों। बिल्कुल, यही इसकी पहचान है। जब आप नदी शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में किसी एक खास नदी का ख्याल नहीं आता, बल्कि एक ऐसी जलधारा का चित्र बनता है जिसके जैसे दुनिया में हजारों और हैं। हाँ, जैसे एक कुत्ते को देखकर हम पहचान जाते हैं कि ये कुत्ता है, भले ही हमने वो नस्ल पहले कभी ना देखी हो। क्योंकि कुत्ते जैसे और भी होते हैं। ये पूरी जाति की पहचान है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। स्रोत में एक उदाहरण था आम का। आम एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन अगर हम कहें दशहरी आम, तो क्या ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा? नहीं, क्योंकि हमने उसे खास बना दिया। नहीं, ये अभी भी जातिवाचक ही रहेगा, क्योंकि दुनिया में दशहरी आम भी तो एक नहीं है। उसके जैसे लाखों और दशहरी आम है। अच्छा, तो जिसके जैसे और हों वाला नियम यहाँ भी लागू होता है? हाँ, दशहरी आम आम की एक उपजाति है, लेकिन है वो जातिवाचक ही। बहुत बढ़िया। तो हमने दृश्य संज्ञाओं की बात कर ली। अब आते हैं सबसे मुश्किल श्रेणी पर, अदृश्य संज्ञा यानी भाववाचक, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे पहचानने के क्या नियम है? इसका पहला नियम तो इसकी परिभाषा ही है, ये अदृश्य होगी, ये कभी दिखाई नहीं देगी। ठीक। दूसरा नियम, ये भी व्यक्तिवाचक की तरह हमेशा एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। और तीसरा नियम, जो शायद किसी को कभी नहीं भूलेगा, वो है जिसे प्लेट में न परोसा जा सके। ये तो कमाल का टेस्ट है ना? ये एक लिटमस टेस्ट जैसा है। आप किसी को गुस्सा प्लेट में रखकर नहीं दे सकते, आप ईमानदारी या बचपन को तौलकर नहीं दे सकते। ये सिर्फ एक एहसास है, एक अवस्था है, एक भाव है, कोई भौतिक वस्तु नहीं है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा पेच है। आपने कहा कि भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन होती है, पर कई बार हम मोहब्बत की जगह मोहब्बतें या बुराई की जगह बुराइयां शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तब क्या होता है? यह एक शानदार सवाल है, और यहीं पर व्याकरण का जादू छिपा है। जैसे ही कोई भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनती है, वो अपनी प्रकृति बदल लेती है और जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये कैसे होता है?
इसका तर्क क्या है? तर्क वही जातिवाचक वाला नियम है, जिसके जैसे और हों। जब हम कहते हैं मोहब्बत, तो ये एक अमूर्त भाव है। लेकिन जब हम कहते हैं आजकल की मोहब्बतें सच्ची नहीं होती, तो यहाँ मोहब्बतें का मतलब है कई तरह के प्रेम प्रसंग या कई प्रकार की मोहब्बत। अच्छा, तो अब ये जिसके जैसे और हों की श्रेणी में आ गया? बिल्कुल। इसी तरह बुराई एक भाव है, पर बुराइयां का मतलब है समाज में मौजूद कई तरह की बुरी आदतें या कुरीतियां जिन्हें गिना जा सकता है। अब वो भाव नहीं रहा। बल्कि भाव का एक प्रकार बन गया, एक जाति बन गया। कमाल है, मतलब शब्द का रूप बदलते ही उसका पूरा वर्ग बदल जाता है। हाँ, ये तो भाषा की संरचना को समझने का एक बिल्कुल नया स्तर है। चलिए अब जरा उन दो प्रकारों पर भी बात कर लेते हैं जिन्हें आधुनिक व्याकरण जातिवाचक का हिस्सा मानता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जरूर। द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन को कैसे पहचाने? द्रव्यवाचक वे चीजें हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल मापा या तौला जा सकता है, जैसे तेल, सोना, चांदी, पानी, दूध। स्रोत में एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है। हाँ, कि आप तेल की बोतलें गिनते हैं, तेल को नहीं। आप दुकान पर जाकर ये नहीं कहते कि मुझे 5 पानी दे दो, आप कहते हैं 5 लीटर पानी दे दो। इनकी गिनती नहीं, मापतौल होती है। बिल्कुल। और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, जी। ये द्रव्यवाचक से कैसे अलग है? समूहवाचक भी एक समूह को दर्शाता है, लेकिन यह एक गणनीय समूह होता है। गणनीय मतलब जिसकी गिनती की जा सकती है। हाँ, चाहे भीड़, सेना, कक्षा, परिवार, गुच्छा, टीम। आप कह सकते हैं आज मैदान में 2 टीमें खेल रही हैं। आप टीमों की गिनती कर सकते हैं। आप कह सकते हैं संसद में 5 समितियों का गठन हुआ। बिल्कुल, आप समितियों की गिनती कर सकते हैं। ये एक समूह है, पर गणनीय है। यही द्रव्यवाचक और समूहवाचक का मूल अंतर है। अब एक और उलझन पर आते हैं। अक्सर लोग भाववाचक संज्ञा और विशेषण मतलब एडजेक्टिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, ये बहुत होता है। जैसे ईमानदार और ईमानदारी दोनों एक जैसे लगते हैं, इनमें फर्क कैसे करें? स्रोत में इसके लिए भी एक बहुत सरल व्यक्ति टेस्ट दिया गया है। व्यक्ति टेस्ट? आप शब्द के आगे व्यक्ति या कोई और संज्ञा लगाकर देखें। अगर एक सार्थक वाक्यांश बनता है तो वो विशेषण है, जैसे ईमानदार व्यक्ति। ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ईमानदार शब्द व्यक्ति की विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण है। और ईमानदारी के साथ? अब ईमानदारी के आगे व्यक्ति लगाइए। ईमानदारी व्यक्ति। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। सही कहा। इसलिए ईमानदारी किसी की विशेषता नहीं बता सकता। ये खुद में एक नाम है, एक गुण का नाम। तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह सुंदर लड़की सही है तो सुंदर विशेषण है, लेकिन सुंदरता लड़की गलत है तो सुंदरता संज्ञा है। ये तो बहुत ही कारगर तरीका है। हाँ। अब एक आखिरी सवाल, क्या भाववाचक संज्ञाएं अपने आप में होती हैं या उन्हें बनाया भी जा सकता है? स्रोत में बताया गया है कि ये दूसरे शब्दों से भी बनती हैं। हाँ, ये भाषा की सबसे रचनात्मक प्रक्रियाओं में से एक है। भाववाचक संज्ञाएं 5 तरह के शब्दों से बनाई जा सकती हैं। अच्छा। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये दिखाता है कि हम कैसे एक्शन, क्वालिटी या कैटेगरी को एक भाव में बदल देते हैं। पहला तरीका है जातिवाचक संज्ञा से। हाँ, जैसे बच्चा एक जातिवाचक संज्ञा है, उससे भाव बना बचपन। इंसान से बना इंसानियत, दोस्त से दोस्ती। हम एक जाति से उसकी अवस्था या गुण निकाल रहे हैं। बिल्कुल। दूसरा है सर्वनाम से, जैसे अपना से अपनत्व या निज से निजता। तीसरा है विशेषण से, जो बहुत आम है। हाँ, मीठा से मिठास, वीर से वीरता, गर्म से गर्मी। यहाँ हम एक गुण को उसका नाम दे रहे हैं। चौथा तरीका क्रिया से है, यानी किसी काम से भाव बनाना। हाँ, जैसे उड़ना क्रिया से उड़ान संज्ञा बनी, हंसना से हंसी, लिखना से लिखाई। हम एक एक्शन को एक कॉन्सेप्ट में बदल रहे हैं। और 5वां और आखिरी तरीका है अव्यय से, जैसे निकट से निकटता, ऊपर से ऊपरी, अधिक से अधिकता। तो आज की इस गहरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने संज्ञा को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया सीखा। सबसे बड़ी बात यह थी कि संज्ञा को मूल रूप से सिर्फ 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, यथार्थ यानी जो दिखे, और भाव यानी जो महसूस हो। हमने 2, 3 और 5 प्रकारों की ऐतिहासिक पहेली को भी सुलझाया। और सबसे बढ़कर हमने संज्ञाओं को पहचानने के कुछ व्यावहारिक नियम सीखे। व्यक्तिवाचक के लिए एक वचन और विशेष का नियम, जातिवाचक के लिए जिसके जैसे और हों का नियम, और भाववाचक के लिए
वो यादगार प्लेट टेस्ट। हाँ, और ये भी समझा कि कैसे एक भाववाचक संज्ञा बहुवचन बनते ही जातिवाचक बन जाती है, जो व्याकरण के नियमों के पीछे छिपे तर्क को दिखाता है। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। जब हम शब्दों को सही ढंग से वर्गीकृत करना सीखते हैं तो असल में हम दुनिया को देखने और समझने के अपने तरीके को व्यवस्थित कर रहे होते हैं। हमारी सोच और हमारी भाषा दोनों में स्पष्टता आती है। हाँ, हम शब्दों के पीछे छिपे अर्थ और उनकी ताकत को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर वो सोच सकें। जरूर। स्रोत में बताया गया कि हर क्रिया या विशेषण से भाववाचक संज्ञा नहीं बन सकती। तो सोचने वाली बात यह है कि भाषा में ऐसा क्या है जो ये तय करता है कि कौन सा शब्द एक भाव में बदल सकता है और कौन सा नहीं? बहुत गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ हजारों साल के चलन पर आधारित है या इसके पीछे कोई गहरा व्याकरणिक या ध्वन्यात्मक तर्क भी छिपा है? इस पर सोचिएगा जरूर।